मेरी पत्नी हर रोज मेरे पिताजी के कमरे में जाती थी। उसके जाने के कुछ देर बाद ही मेरे पिताजी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। आखिर यह दोनों उस कमरे में करते क्या हैं? इसी बात का पता लगाने के लिए मैंने एक दिन मेरे पिताजी के कमरे में छुपकर सब कुछ जानने का प्लान बनाया और वहां एक कोने में जाकर छुप गया। कुछ देर बाद जब मेरी पत्नी उस कमरे में आई तो मैंने देखा कि वह दोनों। मेरा नाम रोहन है। मैं एक साधारण परिवार में जन्मा था। मेरे पिताजी के पास ज़्यादा ज़मीन जायदाद ना होने की वजह से वह गार्ड की नौकरी करके हमारा घर चलाते थे। लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं होने दी। मेरी मेहनत और उसके साथ की वजह से मैंने अच्छी सरकारी नौकरी पा ली थी। अब हमारे घर का खर्चा भी अच्छे से चलने लगा था। ऐसे ही कुछ साल निकले कि एक बार मेरी माँ रसोई में खाना बना रही थी। तभी उनके अचानक से तबीयत खराब हो गई और चक्कर आने की वजह से वह रसोई घर में ही गिर गईं। गिरने की वजह से उनकी कमर में काफ़ी चोटें आईं, जिससे डॉक्टरों ने उन्हें बेड रेस्ट बता दिया था। अब समस्या आ पड़ी थी कि हम लोगों का खाना कौन बनाए। अच्छी कोई नौकरानी भी नहीं मिल रही थी। काफ़ी जगह पता किया, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। तभी हमारे पड़ोस के अंकल हमारे घर आए। उन्होंने कहा कि क्यों ना रोहन की शादी करवा दी जाए। वैसे भी रोहन की शादी की उम्र हो गई है और इससे तुम्हारे घर में रौनक भी आ जाएगी, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब हो जाने के बाद पूरा घर शांत सा लगता था। पिताजी ने देखेंगे बोलकर बात बदल दी। तभी कुछ दिन बाद मेरे पिताजी के दोस्त हमारे घर पर आए। चाय नाश्ता करने के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि हमारे रोहन के पास अब अच्छी नौकरी भी है और काफ़ी संस्कारी होने की वजह से मैं इसका रिश्ता करवाने आया हूँ। मेरे भाई की लड़की है, पढ़ाई कर रही है, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है। बहुत गुणी लड़की है, इसलिए मैंने उसका रिश्ता रोहन के साथ करने का सोचा है। अगर तुम लोगों को कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं उन लोगों से बात कर लेता हूँ। मेरे पिताजी ने कहा, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और तुम रिश्ता लेकर आए हो तो कोई बुराई नहीं हो सकती। इसलिए मेरे पिताजी ने उनको हाँ बोल दिया। कुछ दिनों बाद वह लोग मुझे देखने आए और उन्होंने झट से मुझे पसंद कर लिया और चंद दिनों में ही हमारी शादी की डेट भी निकल आई। लड़की का नाम मीनू था। कुछ ही दिनों के बाद हमारी शादी हुई और बड़ी ही धूमधाम से मीनू को हमारे घर में लाया गया और सभी रस्मों रिवाजों के साथ मैंने और मीनू ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। मीनू सर्वगुण संपन्न होने की वजह से उसने पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। मेरी माँ की भी देखरेख करती और कुछ ही दिनों में मैं उसने हमारी माँ की कमर को बिल्कुल ठीक कर दिया। वह रोज शाम को मेरी माँ को पार्क में घुमाने लेकर जाती थी और जब मैं घर आता तो मेरी खैर खबर में लग जाती। वो अपने पिता माता पिता के जैसे ही मेरे माता पिता का ख्याल रखती थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मेरी माँ की तबीयत फिर से खराब हो गई। डॉक्टर के पास ले जाया गया और कुछ दिनों तक एडमिट रखा गया, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ और माँ इस दुनिया से चली गई। पूरा घर दुख में पड़ गया था, लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने खुद को संभाल लिया और फिर से जीवन की उथल पुथल में लग गए। कुछ ही दिनों बाद हमारे घर में कुछ रिश्तेदार आए, मेरी माँ के पीहर से, और कुछ लोग मेरी बुआ के यहाँ से आए हुए थे। पड़ोसी गांव में उनकी कोई रिश्तेदारी होने की वजह से वहाँ कोई फंक्शन में आए थे। इसी वजह से आते हुए हमसे मिलकर भी चले जाएं, ये सोचकर हमारे घर आ गए और हम लोगों के साथ एक रात रुकने का निर्णय कर लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद ऑफिस में मुझे चक्कर आने लगे और मैं खुद को संभाल भी ना पा रहा था। लेकिन दवाई वगैरह लेने के बाद मुझे कुछ ठीक लगा, तब मैं घर आ गया। मीनू ने जल्दी आने का कारण पूछा तो मैंने कोई ना कोई बहाना बना लिया और कमरे में चला गया। मैं नहीं चाहता था कि मीनू को किसी भी तरह की कोई फिक्र हो। मैंने पहले तो नॉर्मल तबीयत खराब है ऐसे सोच दिया, लेकिन मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों के पास चेकअप करवाया गया। चेकअप करवाने के बाद डॉक्टरों की रिपोर्ट आई तो उसमें यह लिखा था कि मेरे दिल में एक छेद है। उस समय मीनू भी मेरे साथ ही थी, क्योंकि जब मैं चेकअप करवाने आ रहा था
तो वो जिद करके मेरे साथ आ गई थी। डॉक्टर ने दवाई शुरू कर दी और रोज़ाना लेने को कहा। मैं रोज़ाना दवाई के साथ कुछ कुछ दिनों से डॉक्टर से चेकअप करवाने लगा। एक दिन मीनू के मायके से फ़ोन आया कि मीनू के भतीजा हुआ है, इसीलिए छोटा सा लेडीज़ फंक्शन रखा गया है। वो लोग मीनू को लेने आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए। मैंने तो हाँ बोल दिया, लेकिन मीनू ने जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाएगी। मैंने मीनू को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मीनू ने मेरी एक ना सुनी और वहाँ पर नहीं गई। खैर, जैसे तैसे मीनू ने वहाँ उन लोगों को भी समझा दिया। कुछ दिनों बाद मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा था। वह रोज़ मेरे पिताजी के कमरे में जाती थी। जब मैं ऑफिस चला जाता या सो जाता, तब वो मेरे पीछे से उनके कमरे में जाती। जैसे ही मीनू को गए कुछ देर होती थी, तो पिताजी की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं जब भी मीनू से इस बारे में पूछने की कोशिश करता, तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को बदल देती। लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाला था। मुझे तो सब पता लगाना ही था कि आखिर मीनू कर क्या रही है। कभी कभी तो मैं गुस्से में मीनू को फटकार भी लगा देता, लेकिन उसे कोई फर्क न पड़ता था। अब तो यह रोज का काम हो गया था। मुझे खाना खिलाकर रोज रात को मीनू मेरे पिताजी के कमरे में जाने लगी, और दिन के समय में जैसे ही मैं ऑफिस के लिए निकल जाता, तो वह पिताजी के कमरे में चली जाती। कभी कभी मैं ऑफिस जाने के बहाने बाहर चला जाता, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वापस लौट आता, यह देखने के लिए कि मीनू कहाँ पर है। लेकिन आकर जब देखता, तो मीनू पिताजी के कमरे में जा रही होती थी, या फिर कभी वहाँ से आ रही होती थी। मुझे तो अब मीनू और पिताजी पर शक होने लगा था कि आखिर इन दोनों के बीच में हो क्या रहा है। आखिर मीनू मेरी पत्नी थी, उसे पूरा हक था मुझे सब कुछ बताने का, और मुझे पूरा हक था कि मीनू जो कुछ भी कह रही है उस चीज़ का मुझे पता हो। लेकिन मुझे मीनू इस लायक नहीं समझती थी, और वह, खैर, ऐसे ही कुछ दिन निकले। मेरा शक तो चरम सीमा पर पहुंच गया था। मीनू का स्वभाव भी बदलने लगा था। जब भी मैं मीनू से इस बारे में बात करता था, तो पहले तो वह बात बदलती थी, लेकिन इन दिनों में वह चिड़चिड़ी हो जाती। जब भी मैं इस बारे में बात करता, मीनू मुझ पर गुस्सा करने लगती और कहती कि आपको शक के अलावा कुछ आता भी है या नहीं। उसकी इस तरह की बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मीनू कभी भी ऐसी बातें नहीं करती थी। इतनी समझदार लड़की अब गुस्से वाली हो रही थी। मैं मीनू के पिताजी से बात की मीनू के स्वभाव के बारे में, तो उन्होंने मीनू से बात करने के लिए बोल दिया और कहा कि हम उसे समझाएंगे। लेकिन मैंने उन्हें पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि आखिर हमारे घर का मैटर था। मैं उन्हें कैसे बोल सकता था कि मीनू मेरे पिताजी के कमरे में जाती है। लेकिन जैसे तैसे दिन निकलते गए। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना उनके कमरे में छुप कर देखूं कि आखिर इन दोनों के बीच हो क्या रहा है। इसी प्लान को बनाते हुए मैं अपने पिताजी के कमरे में गया और वहीं बने एक कोने में छुप गया। कुछ देर बाद मीनू कमरे में आई और उसके हाथ में आज एक तेल की कटोरी और कुछ मेडिसिन थी। मैं देखकर भौचक्का रह गया कि इन दवाइयों और तेल का मीनू आखिर क्या करेगी। कुछ देर बाद देखा तो पिताजी अपने कपड़े उतार रहे थे। उन्होंने अपनी शर्ट उतारी और मैंने देखा कि उनके पूरे शरीर पर घाव थे। मीनू ने उस तेल में कुछ हल्दी और कुछ पाउडर मिलाया और दवाइयों के साथ उसका एक लेपन बनाया और पिताजी के घाव पर लगाने लगी। साथ ही उनके पैरों के मालिश करने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। मुझसे रहा नहीं गया और मैं उस कोने से बाहर निकल आया और मीनू का हाथ पकड़कर बोला कि ये सब क्या हो रहा है। तभी मीनू मुझे देखकर एकदम से घबरा गई और पिताजी भी अपने बेड से उठ खड़े हुए। लेकिन उन्होंने मीनू का हाथ मुझसे छुड़वाया और कहने लगे कि बेटा, इसमें मीनू का कोई दोष नहीं है, यह तो बेचारी भलाई का ही काम कर रही थी। मुझे कुछ
समझ नहीं आया था कि पिताजी क्या कह रहे हैं। तभी पिताजी ने कहा कि कुछ दिन पहले मुझे खून की उल्टियाँ होने लगी थीं। तभी मीनू मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई, क्योंकि उस वक्त तुम ऑफिस में गए हुए थे। डॉक्टर ने कुछ चेकअप किए और रिपोर्ट्स निकाली तो उसमें मुझे ब्लड कैंसर आया। डॉक्टर ने कहा कि यह बहुत गंभीर बीमारी है, इसलिए तुम्हें इलाज करवाना होगा। लेकिन मीनू ने मुझसे कहा कि पिताजी, हम इस बारे में रोहन से कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि रोहन के दिल में छेद है। डॉक्टर ने साफ मना किया था कि रोहन को किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस ना दिया जाए। इसी वजह से मैंने और बहू ने तुमसे यह बात छुपाई कि मुझे ब्लड कैंसर है, और इस बीमारी के चलते मेरे पूरे शरीर में दर्द रहता था और घाव हो गए। इसी तरह बहू रोज़ रात को और दिन में तुम्हारे चले जाने के बाद मेरे शरीर में मालिश करती, ताकि मेरे दर्द को कुछ आराम मिले, और मेरे घाव पर मलहम लगाती थी ताकि यह घाव भर जाए। और यह नहीं चाहती थी कि तुम्हें इस बारे में पता चले, क्योंकि इस बारे में अगर तुम्हें पता चल जाता तो तुम और परेशान हो जाते। तुम्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं देनी थी। इस वजह से बहू ने तुम्हें बिना कहे चुपके से मेरा इलाज शुरू कर दिया। तभी मीनू ने कहा कि यह भी तो मेरे पिताजी के समान हैं। अगर मेरे पिता के साथ ऐसा होता तो मैं ये सब करती ही ना। इसलिए मेरे ससुर भी मेरे पिता समान हैं। इसीलिए मैंने उनका इलाज करना शुरू किया। बस इसलिए मैं चुपके से आती थी। और रही बात मेरे गुस्से की, तो मैंने तुम पर गुस्सा दिल से नहीं बल्कि जानबूझकर किया था कि मेरे गुस्से की वजह से तुम मुझसे बार बार यह सवाल ना करो, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था तुम्हें बार बार झूठ बोलना। इसलिए मेरे को गुस्सा करना शुरू कर दिया था। अब मेरा सारा वहम निकल चुका था। मैंने मीनू का हाथ पकड़ा और उससे माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। अब मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने पिताजी के भी पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। एक अच्छे बेटे का फ़र्ज होता है कि वह अपने पिता की हर बीमारी में उनकी सहायता करे, उनकी सेवा करे। लेकिन मैंने तो आप लोगों पर गंदा शक किया। मुझे मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने पता नहीं ऐसे क्या पुण्य किए थे जो मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली, जिसको मेरी और मेरे पिताजी की इतनी फिक्र है। भला आज के ज़माने में कौन इतनी अच्छी होती है जिसको अपने से ज़्यादा दूसरों की परवाह हो। लेकिन वह थी मेरी मीनू। मेरी मीनू सबसे बेहतर थी और सबसे अच्छी थी। मैं भगवान से धन्यवाद कर रहा था इतनी अच्छी पत्नी देने के लिए। अब मेरे मन में खुशी के साथ थोड़ी शर्मिंदगी भी थी कि मैंने अपनी देवी जैसी पत्नी पर इतना शक किया। तो भाइयों और बहनों, अगर मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। दोस्तों, साथ ही साथ आपके दाहिने साइड में जो एक बेल आइकन या घंटी जैसा आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको सबसे पहले मेरी स्टोरी मिल जाएगी। दोस्तों, मिलते हैं अगली इस तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद भाइयों और बहनों। खुश रहिए, आबाद रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।